नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का आज उत्तराखंड देहरादून दौरा। चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार को लेकर होगी अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ भी होगा मंथन। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी फोकस जारी। संगठन की मजबूती और जमीनी फीडबैक पर भी होगी चर्चा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कुमारी शैलजा का राजधानी देहरादून में दौरा है, जो कि काफ़ी खास भी माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम नेता इस बैठक में शामिल भी होंगे और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर पूरा फोकस इस दौरान रहेगा। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, एक के बाद एक देखा जा रहा है कि कई बार कुमारी शैलजा उत्तराखंड आ चुकी हैं अभी अभी में। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है 2027 की जो तैयारियां हैं उसमें पूरी तरह से जुटी हुई है। शैलजा जो है उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज आ रही हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में जिस तरह हलचल बढ़ी हुई है, ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वह बैठक करने जा रही हैं और आज और कल उनकी जो है उत्तराखंड में दौरे पर रहेंगी। संगठन की मजबूती आगामी चुनाव पर उनका फोकस रहने वाला है। जिला अध्यक्षों और फ्रंटल संगठन के अध्यक्षों के साथ उनकी जो है ये बातचीत होनी है इस बैठक में, और इसके साथ साथ ये प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर भी लंबे समय से मंथन चल रहा था, उस पर भी हो सकता है कि वह घोषणा करें। तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा जो है उनके द्वारा जो है वो की जा सकती है। और राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो काफी अहम दौरा जो है कुमारी शैलजा का जो है वो माना जा रहा है। जी, लेकिन योगेश, एक महीने में 3 से 4 बार अगर देखा जाए तो कुमारी शैलजा उत्तराखंड के दौरे पर आ चुकी हैं। किस तरह की रूपरेखा तैयार की जा रही है और किस तरह के मुद्दे इस बार ऐसे हैं जो कांग्रेस पकड़ सकती है? देखिए विशाल, अगर कुमारी शैलजा के हम दौरों की बात करें तो इससे पहले वह उत्तराखंड जब भी आई तो उन्होंने कुमाऊं को साधने का प्रयास किया हो, गढ़वाल को साधने का प्रयास किया हो। उन्होंने जो है पर्वतीय क्षेत्रों का पूरी तरह से भ्रमण किया। वहाँ के जो संगठनात्मक बैठक है वो उन्होंने ली। उसके साथ साथ जो है एक जोश जो है कार्यकर्ताओं में बढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो कांग्रेस को करीब 9.5 से 10 साल होने जा रहे हैं जो वह सत्ता से दूर है उत्तराखंड में, और ऐसे में वो वापसी करना चाहती है। उसके लिए पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर रही है। पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को साधने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे फिर अग्निवीर योजना की बात हो, या फिर पलायन का मुद्दा हो। तमाम मुद्दों को जो है कांग्रेस जो है उठा रही है और उसको लेकर के जनता के बीच जा रही है कि किस तरह से आने वाले वक्त में जो है वो जो है सरकार बने, उसके लिए प्रयास जो है उनका है। और इसी के चलते जो है नियमित आज जो है ये घोषणा जो इस तरह से देखी जा रही है कि वह 2 दिवसीय दौरे पर आ रही है, तो इसमें ये भी माना जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा वो इस दौरान कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि उनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं जो ये घोषणा के साथ साथ जो है ज्वाइनिंग जो है वो कहीं ना कहीं कराई जा सकती है। और ऐसे में जब आज ये बड़ी बैठक हो रही है तो इसमें कौन कौन बड़े नेता शामिल हो सकते हैं योगेश? इसमें प्रदेश के जो है अध्यक्ष शामिल होंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष शामिल होंगे, प्रदेश के जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो शामिल होंगे। तो इसमें लेकर के अगर देखा जाए तो सीनियर लीडर इसमें जो है CWC की चाहे प्रीतम सिंह सिंह हो, हरक सिंह रावत हो, हरीश रावत हो, तो ये तमाम लोग इसमें बैठक में शामिल रहेंगे। और जो है प्रदेश कार्यकारिणी की जो अब तक मंथन चल रहा था उस पर क्या कुछ रहा है उसकी घोषणा के साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि इन 2 दिन के अंदर जो है किन्हीं नेताओं की एंट्री भी जो है वो कांग्रेस में हो सकती है। हालांकि इस पर पूरी स्पष्टता तौर पर नहीं है, लेकिन इस सूत्रों से जानकारी करा रही है कि जो है इस दौरान जो है कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग भी जो है तो उनके द्वारा कराई जा सकती है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को जल्द ही आउट ऑफ टर्न नौकरी मिलने का रास्ता साफ होने जा रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त माह तक आउट ऑफ टर्न जॉब की विज्ञप्ति जारी कर दी जाए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि खिलाड़ियों को नौकरी देने की प्रक्रिया में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही खेल विश्वविद्यालय के पहले शिक्षक सत्र के लिए नियुक्तियों में तेजी लाने, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में जुलाई में से पढ़ाई शुरू कराने और 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को गति देने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज जो है खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और उस बैठक के अंतर्गत में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स को लेकर चर्चा की गई है।
जो पूर्व की बैठक में भी चर्चा का हिस्सा था और उस हिस्से के चर्चा में जो दिशा निर्देश दिए थे पूर्व की बैठक में, आज सफलता ये मिली कि हमारे को वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के लिए जो है वो चीफ कोच की अनुमति जो है वो हमें मिल गई है। निश्चित रूप से उनकी अनुमति मिल जाने के कारण हम बहुत जल्द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स करके हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम धरातल पर उतारेंगे। और इसके लिए मैंने विभाग को निर्देश भी दिया है कि आगामी आने वाले इस बरसात के उपरांत जो है हम इस पर तुरंत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हुए इसकी शुरुआत हम लोग करें, यानी कि संभावना इसकी दिख रही है जो अगस्त या जुलाई एंड तक में हम इसकी शुरुआत करेंगे। इसी प्रकार से आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हम हर हाल में आउट ऑफ टर्न जॉब जो है वो हम अगस्त से सितंबर माह तक हम इसकी विज्ञप्ति जारी कर दें, ताकि जो है हमारे बच्चे वैसे ही ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है, अब और अधिक देरी ना हो, क्योंकि कई बच्चे संपर्क भी कर रहे हैं और कई बच्चे अपनी आयु को लेकर भी चिंतित हैं। तो इसके लिए भी साफ साफ बता दिया गया है कि हम अगस्त से सितंबर में इसकी विज्ञप्ति निकालते हुए इसी वर्ष जो है हम बच्चों को आउट ऑफ टर्न जॉब भी देंगे। रामनगर वन प्रभाग की कोटा रेंज के अंतर्गत ग्राम चोपड़ा में उस समय दहशत फैल गई जब पानी लेने गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल हो गया। घायल महिला को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से बाघ को जल्द पकड़ने की मांग भी की। उधर वन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। रेंजर संजीव कुमार ने बताया है कि क्षेत्र में कर्मचारियों की गश्त बढ़ा दी गई है। मौके पर कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं और बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की अनुमति उच्च अधिकारियों से मांगी गई है। हमारे यहाँ पे अभी मुझे सूचना मिली कि यहाँ पे चोपड़ा गांव में रमा देवी वाइफ ऑफ भोपाल राम को ये बाघ द्वारा घायल किया गया है। तो मैं तुरंत वहाँ पे मैंने स्टाफ भेजा हुआ है। मैं तुरंत के साथ हॉस्पिटल में आया हूँ। तो इसी क्रम में मैं यहाँ पहले तो सर्वोपरि उनको पहले ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो फिर उसके बाद भी जो भी फर्दर कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। पिंजरा लगाने की कार्रवाई हम तुरंत करेंगे और जो भी इनको विभागीय जो भी इनको उसमें जो भी होगा वो मुआवजे को नियमानुसार दिया जाएगा। और हम लोग अभी वहाँ पे सर्वप्रथम तो हम लोग पिंजरा लगा के वहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे। बाघ ने ये पानी भरने गए थे 2-3 औरतें, तो बाघ ने पर झपटा, तो ये बड़ी मुश्किल से दो इनके साथ गए थे, तो इनको ले आए, घसीट के ले आए, मतलब बेहोश की हालत में लाए। 3 दिनों बेहोश की हालत में आए। और संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, लगातार ये भी देखा जा रहा है कि मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो महिला पर हमला हुआ, किस तरह की तबीयत अभी महिला की बताई जा रही है, और ऐसे में रेस्क्यू टीमों ने क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की इसमें? जो है लगभग 40 वर्षीय जो उमा है, इनको ऊपर जो है दोपहर में जो बाघ ने हमला कर दिया था। ये पानी लेने गई थी, इसी दौरान जो घात लगाए था बाघ, इसने अचानक इस पे हमला कर दिया। तो इस वक्त जो महिला की जो हालत है लगभग ठीक बताई जा रही है। बाकी जो वन विभाग है उसकी भी लगातार जो है गश्त है जो है, क्योंकि जो ये वन्य जीव जो घातक बन चुके हैं, तो इनका रेस्क्यू करके इनको जो है जो नैनीताल जू है वहाँ छोड़ा जाएगा। जी, लेकिन ऐसे में अभी किस तरह की तबीयत महिला की बताई जा रही है? क्या अभी भी भर्ती है अस्पताल में? जी बिल्कुल, अभी भर्ती है महिला। और महिला जो है वैसे जो है हालत उसकी जो है ठीक बताई जा रही है। शुरू में उसकी हालत नाजुक थी, लेकिन अब जो है दुरुस्त है उसकी हालत। जी, और ऐसे में परिजन क्या कुछ मांग कर रहे हैं और अधिकारी किस तरह से तैनात भी हैं भूपेंद्र? बिल्कुल, परिजनों का जो है कहना है कि जो है वन विभाग की तरफ से जो मुआवजा मिलता है, जो उनको मुआवजा दिया जाए, और जो वन विभाग है लगभग इनको रेस्क्यू करने में लगा हुआ है। जी, ठीक है भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कर्णप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग 07 पर यातायात पूरी तरह से सुचारू है। कर्णप्रयाग स्थित पंचपुलिया क्षेत्र में यात्रियों के एक समूह और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया था। हालांकि जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार मौके पर पहुंचे और ऐसे में स्थानीय लोगों से वार्ता कर मार्ग को सुचारू कराया। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने आश्वासन भी इस दौरान दिया है कि घटना में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन के सर्वोच्च प्राथमिकता में है।
भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में बेहतर समन्वय और सीमा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए नेपाल में दोनों देशों के अधिकारियों की अहम बैठक हुई है, जिसमें भारत के 5 और नेपाल के 5 सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में नो मैंस लैंड पर हो रहे अतिक्रमण और कई अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं मौके पर पहुंचे उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा कि सीमा संबंधी मुद्दों पर नियमित संवाद जरूरी है और जल्द ही दोनों देशों की टीमें संयुक्त रूप से क्षतिग्रस्त पिलरों का पुनर्स्थापन और अतिक्रमण हटाने का काम करेंगी। आज मीटिंग थी, क्या निर्णय हुआ, क्या खास रहा? आज हमारी सेकंड जो FST मीटिंग यहाँ पे रही, ये कंचनपुर महेंद्रनगर में संपादित की गई। इसमें 5 जिले यूपी और उत्तराखंड के यहाँ पे मौजूद थे और नेपाल से भी 5 जिले यहाँ पे मौजूद थे और SSB की टीम यहाँ पे पुलिस SPs और फॉरेस्ट के ऑफिसर्स और सर्वे टीम से यहाँ मौजूद थी और काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी डिस्कशंस हुए। काफ़ी पिलर्स जो हमारे डिमार्केट हो गए उन पे एग्रीमेंट करके पूरा फाइनलाइजेशन उनका किया गया और जो इश्यूज हैं उनको हम लोग आगे टेबल पे लेकर जाएंगे। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि ये सर्वे का काम अपने जो सर्वे ऑफ इंडिया करा रहा है पूरा, इसको समय पूर्वक हम लोग ख़त्म कर सकें, एक अच्छे माहौल में कर सकें ताकि ये जो हमारे लॉन्ग टर्म इश्यूज रहते हैं उनका रेजोल्यूशन हो जाए। आज हमारा ये नेपाल भारत तरफ के 5 जिले और नेपाल तरफ के 5 जिले बॉर्डर का काउंटर पार्ट मीटिंग संपन्न हुआ। ये काउंटर पार्ट मीटिंग में मूलतः विशेषतः ये सीमा के बॉर्डर में जो पिलर का मरम्मत कार्य हो रहा है, पिलर का मरम्मत मेंटेनेंस दोनों पक्ष मिलकर नेपाल और भारत सरकार के पॉलिसी नीति मुताबिक पिलर का मरम्मत कार्य जो TOR में हमारा दे रहे हैं वो मरम्मत कार्य के काम के समीक्षा की मीटिंग है। मरम्मत कार्य आगे भी चलते हैं चले गए। अभी जो आज तक जितना भी पिलर का मरम्मत कार्य हुआ है उसका कोई दिग्गज और तकलीफ और दोनों पक्ष का एक्सपीरियंस शेयर करने का भी मीटिंग है, जो अच्छी तरह से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये हमारा मेंटेनेंस पिलर का मेंटेनेंस करने और कंस्ट्रक्शन करने काम जो हो रहा है, इसके दोनों पक्ष का ये काउंटर पार्ट में सिक्योरिटी मामले और सर्वे डिपार्टमेंट का जो हम ऑफिशियल दोनों पक्ष का ऑफिशियल बैठकर बृहत्तर से समीक्षा रिव्यू है। उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खुरपिया ग्राम के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों ने तहसील को CM के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किच्छा के ग्राम पंचायत खुरपिया के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने लंबे समय से लंबित भूमि आवंटन की मांग रखी है। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि आवंटन की मांग को लेकर वो कई सालों से शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। इस संबंध में राजस्व परिषद, जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों को कई बार ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 485 एकड़ जमीन आरक्षित की गई थी भूमिहीनों के लिए। वो उनका आवंटन नहीं हो रहा है और उनको भूमि को परिवर्तित किया जा रहा है। पहले यहाँ पर दी गई, अब वहाँ पर एम्स बना दिया गया, वहाँ पर बस अड्डा बना दिया गया, अब गडरिया बाग पहुँचा दिया गया। हमारा कहना है इसको आवंटित करिए ना, कल को आप और उद्योग आ जाएंगे फिर और कहीं उठा के नदी नाले में डाल देंगे। तो आप इनको भूमिहीनों को आवंटित करिए जो नियमानुसार है, आवंटित नहीं कर रहे। विधानसभा के अंदर मैंने 2-2, 3-3 बार बोला है, हमेशा खुरपिया की बात मैं उठाता हूँ, हमेशा सूर्यनगर की बात उठाता हूँ, हमेशा मैं संजय नगर की बात मस्जिद कॉलोनी की उठाता हूँ, पर पुनर्वास नहीं कर रही सरकार। सिर्फ हो रहा है तो जबरानी बांध का, बाकी कोई पुनर्वास से लेना देना नहीं है। अरे एक समान लोग हैं ना, उत्तराखंड के रहने वाले लोग, अलग दृष्टि से क्यों देखा जाता है? अभी माननीय विधायक जी ग्राम खुरपिया के जो विभिन्न लोग हैं जो आरक्षित भूमिहीनों के लिए उसके आवंटन के संबंध में ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ज्ञापन मेरे द्वारा ले लिया गया है, उसको उच्च स्तर तक पहुँचा दिया जाएगा। साथ ही जो भूमि आरक्षित है उसके आवंटन की बात करते हैं तो इस संबंध में विभिन्न समय में भी विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन निर्देशों को भी उच्च स्तर पर अवगत कराया गया है और आज भी जो ज्ञापन दिया गया है उसको उच्च स्तर पर प्रेषित कर दिया जाएगा। इन बातों को उच्च स्तर पर से अवगत करा दिया। देहरादून के विकासनगर के बैरागी वाला गांव में विनोद कश्यप हत्याकांड के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं।
हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन, हाईवे जाम, बुलडोजर कार्रवाई और फिर आगजनी की घटना ने पूरे इलाके को संवेदनशील बना दिया है। अब तक पुलिस कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात है। इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में 14 जून को विनोद कश्यप की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार विवाद सिंचाई के पानी और अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद हिंसक झड़प में विनोद कश्यप की मौत हो गई। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद लोग उग्र हो गए और आरोपियों के घर पे आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और मामले की जाँच की जा रही है। 13 जून की शाम बैरागीवाला सैदपुर थाना क्षेत्र में सिंचाई के पानी को लेके दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद काफी बढ़ गया था। इसमें एक पक्ष द्वारा हावी होकर दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें विनोद कुमार को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिन्होंने मृत घोषित किया गया। इसमें कुछ चोटिल भी हुए थे। पुलिस के द्वारा तत्काल विभिन्न संगीन धाराओं में पंजीकृत करते हुए 12 नामजद और 30 से 40 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग तत्काल की गई। अभी अन्य लोगों की अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस। घटना के बाद स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और यमुनोत्री हाईवे पर भी विरोध जताया। स्थानीय लोगों के गुस्से को देखते हुए इलाके में आज भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। समस्त जो हमारे कार्य क्षेत्र में सभी कार्य कर रही है, मैं आपके माध्यम से समस्त लोगों से अपील भी करूंगा कि उनसे अपने मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं यकीन दिलाता हूं पुलिस इस पूरे प्रकरण में सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त लगाने कार्रवाई होगी। विनोद कश्यप की हत्या में पुलिस ने 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रशासन ने मुख्य आरोपियों से जुड़े अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 4 जून को कई मकान और घरेलू सामान जलकर राख हो गए। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। आगजनी करने वाले कई लोगों के खिलाफ भी पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। देखिए, जो मृतक विनोद थे उनका जो पंचायतनामा जो है परिवार वालों के साथ मिलकर जो है भर लिया गया है पुलिस द्वारा। इसमें जो है विनोद जी का जो है पोस्टमार्टम जो है वो डॉक्टर के पैनल्स के द्वारा वीडियोग्राफी करते हुए करवा दिया गया है और जो है उनकी जो पार्थिव शरीर को यहाँ पे गांव में लाया जा रहा है। इसके बाद जो अग्रिम कार्रवाई है जो परिवार वालों के द्वारा की जाएगी। मौके पे जो है पर्याप्त मात्रा में पुलिस डिप्लॉय किया है ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। ड्रोन वगैरह की व्यवस्था की है। हाँ, देखिए ड्रोन जो है पुलिस के द्वारा यूज किए जा रहे हैं क्षेत्र की मॉनिटरिंग करने। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल, PSC, ITBP और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की। लेकिन इस बीच खबर सामने आ रही है कि गांव के कई परिवारों ने घर छोड़ दिया है और कहीं चले गए हैं। हालांकि इसकी अब तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि करीब 25 मुस्लिम समाज के लोगों ने गांव छोड़ा है। राज्य के मुखिया का संदेश भी उन लोगों के लिए साफ है जो समाज में दरार पैदा करना चाहते हैं। हमने अशांति फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है कि उत्तराखंड की शांति से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा बैरागी क्षेत्र देहरादून में 2 दिन पहले जो घटना हुई, उस घटना को हमने बहुत सख्ती से लिया है और कानून सख्ती से ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे अपराधियों को, ऐसी गलत सोच वाले लोगों को ठीक तरीके से सजा देने का काम करेगा भाइयों। स्थानीय बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का स्पष्ट संदेश है कि उत्तराखंड में गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कहीं भी हो, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा और आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी जो नजीर बनेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से किसी के बहकावे में न आने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जीवन जाता है तो उस पर दुख होता है, बहुत असहनीय दर्द है। जिस माँ बाप का बेटा चला गया, भगवान जी मेरे 40 साल के साथी हैं, उनका जवान बेटा चला गया, उनकी विधवा, उनकी माँ हाहाकार है परिवार में।
बहुत दुखद घटना हुई। हम जीवन तो वापस नहीं दे सकते, लेकिन जैसा मैंने डे 1 कहा था कि बाकायदा हमारा प्रशासन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस प्रशासन, हमारा प्रशासन एग्जेम्पलरी एक्शन लेगा, ऐसा एक्शन लेगा जो नजीर बनेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि जिसे कहते हैं एज फार एज द लॉ एक्सटेंड्स, जहां तक कानून की सीमा होती है वहां तक सख्त कदम शासन प्रशासन उठाने का काम किया। और निश्चित रूप से हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और सरकार का बिल्कुल ये रिजॉल्व है कि किसी भी कीमत पर हम गुंडागर्दी को अपने प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी कीमत पर मैं गुंडागर्दी इस विधानसभा में भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गांव में लगातार गश्त की जा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इसके अलावा आगजनी और हिंसा के मामले में भी अलग से कार्रवाई की जा रही है। विकासनगर का बैरागी वाला गांव फिलहाल पुलिस छावनी में तब्दील है। एक हत्या से शुरू हुआ विवाद अब कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौती बन चुका है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं प्रशासन की कोशिश इलाके में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की है। HNN न्यूज की भी अपील है कि शांति बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।